हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। आज हम लोग कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स में नेक्स्ट क्रॉप को डिस्कस करेंगे, समर स्क्वैश। इससे पहले हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, लेक्चर 15 में हम लोगों ने पम्पकिन को डिस्कस किया था, कुकुरबिटा मॉस्काटा इसको डिस्कस किया था, कद्दू को, उसकी कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। उसी जीनस से बिलोंग करने वाली ये दूसरी जो है वेजिटेबल क्रॉप है जिसको बोलते हैं कुकुरबिटा पेपो। तो कुकुरबिटा मॉस्काटा और कुकुरबिटा पेपो दोनों ही हिंदी में हम लोग इसको दोनों को ही कद्दू ही बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्पेशीज़ में ये वेरिएशन है। उसको पम्पकिन बोलते हैं और समर स्क्वैश, और इसको जो है समर स्क्वैश बोलते हैं। तो चलिए दोनों के कल्टीवेशन को हम लोग पम्पकिन के कल्टीवेशन को तो डिटेल में देख ही लिया है, समर स्क्वैश के कल्टीवेशन को भी देखते हैं और साथ ही साथ ये देखते चलते हैं कि पम्पकिन में और समर स्क्वैश में क्या डिफरेंट है। ऑल्दो कि दोनों एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं, पर स्पीशीज उसकी जो है डिफरेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी टेक्सोनॉमिक जो है इंट्रोडक्शन से। तो समर स्क्वैश को जो है बॉटेनिकली बोलते हैं कुकुरबिटा पेपो। फैमिली है इसकी कुकुरबिटेसी। क्रोमोसोम नंबर है 2n40, वही क्रोमोसोम नंबर है जो पम्पकिन का है। और ओरिजिन है इसका मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, मींस जो साउथ अमेरिका, जैसे साउथ अमेरिका कोलंबिया जो है पम्पकिन का सेंटर ऑफ ओरिजिन था, तो वैसे ही जो है समर स्क्वैश भी जो है सेंट्रल और साउथ अमेरिका वाले रीजन में ये भी ओरिजिनेटेड है। समर स्क्वैश और वेजिटेबल मैरो, इसको समर स्क्वैश भी बोलते हैं या वेजिटेबल मैरो भी बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग लोकली इसको छप्पन कद्दू भी बोलते हैं या इसे विलायती कद्दू भी बोलते हैं। द मैरोज या मैरो कह सकते हैं, या छप्पन कद्दू या विलायती कद्दू, ये स्मॉल साइज में होते हैं एज कम्पेयर टू दी पम्पकिन। पम्पकिन के कंपैरिजन में इनका साइज थोड़ा छोटा होता है। आप लोग कभी कभी मार्केट में देखते होंगे समर स्क्वैश वेजिटेबल के तौर पे कभी कभी मार्केट्स में दिख जाती है। अभी आगे हम इमेज दिखाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये जो समर स्क्वैश है ये पम्पकिन से थोड़ा स्मॉल साइज में होते हैं। इनका जो शेप होता है वो सॉसेज टाइप का होता है, मीन्स बॉटल टाइप का शेप होता है, थोड़ा सा मतलब कॉलमनार शेप का होता है। और जो प्लांट होता है वो क्लाइंबिंग टाइप का भी होता है, मींस क्लाइंबिंग हैबिट का भी होता है और बुशी हैबिट का भी होता है। तो जो बुशी हैबिट का जो होता है वो उसे जुचिनी बोलते हैं, मींस उसमें लंबे फ्रूट्स आते हैं। उसमें जो समर स्क्वैश जो बनता है वो लंबा होता है, खीरे के जैसे, कुकुम्बर के जैसे उस लंबे फ्रूट्स आते हैं, उसको ग्रीन कुकुम्बर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो लंबे साइज़ के या सॉसेज साइज़ के जो या कुकुम्बर की तरह जो फ्रूट्स आते हैं समर स्क्वैश के, उसका प्लांट जो है वो बुशी नेचर का होता है ना। और चाइना जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है समर स्क्वैश का, यानी चाइना में सबसे ज़्यादा समर स्क्वैश का प्रोडक्शन होता है। तो ये दोनों ही तरह के होते हैं, राउंड शेप के भी फ्रूट होते हैं और लंबे फ्रूट भी होते हैं। इंडिया में समर स्क्वैश इम्पॉर्टेंट क्रॉप है यूपी, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में। समर स्क्वैश इज़ ए गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन। समर स्क्वैश जब ये फ्रूट इसका मैच्योर हो जाता है, यानी पूरी तरह से पक जाता है, राइप हो जाता है, तो जो पका समर स्क्वैश है या पका छप्पन कद्दू हो या विलायती कद्दू जो भी बोलते हैं, उसमें जो है कैरोटीन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि फ्रूट जो है वो ग्रीन से कन्वर्ट होकर येलो में हो जाता है, और येलो कलर जो होता है वो बिकॉज ऑफ दी कैरोटीन की वजह से होता है। और सबसे ज़्यादा जो कैरोटीन का कंटेंट पाया जाता है वो उसकी स्किन में पाया जाता है, मीन्स उसकी पील में, उसके छिलके में पाया जाता है। इसीलिए इस कद्दू को, ये छप्पन कद्दू को या समर स्क्वैश को जब हम खाते हैं तो इसको एडवाइस किया जाता है कि इसको बिना छीले जो है खाना चाहिए या कुक करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैरोटीन जो है वो हमें मिल सके, क्योंकि इसकी स्किन में ही ज़्यादा कैरोटीन होती है। कैरोटीन के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, पोटेशियम, विटामिन बी और सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी भी जो है पाया जाता है। और आप ये तो हम लोग जनरली शुरुआत से देख रहे हैं कि जितनी भी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल हैं इनमें सबसे ज़्यादा कंटेंट या तो वाटर का होगा, और उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे अगर होगा तो जो है वो मिनरल्स और विटामिन्स का होगा।
ये देखिए ये इमेज है जो है इसकी समर स्क्वैश की। तो ये राउंड शेप में भी समर स्क्वैश आता है कुकुरबिटा पेपो, और ये लंबे जो डार्क ग्रीन कलर में कुकुम्बर टाइप का भी जो है समर स्क्वैश आता है, जिसको जुचिनी बोलते हैं। जुचनी जो है लंबे साइज वाले फ्रूट को बोलते हैं, और ये राउंड शेप वाले को सिंपल समर स्क्वैश ही बोलते हैं। तो देखने में आपको ये नॉर्मल पम्पकिन के जैसा थोड़ा सा मैच करता हुआ दिखेगा, पर इसकी जो पेडंकल है, मतलब फ्रूट पर देखिए ये जो एंगुलर शेप की पेडंकल लगा हुआ है, ये जो है थोड़ा सा थिक होता है, मोटा होता है, हार्ड होता है, और जो है एंगुलर शेप में होता है। जबकि पम्पकिन में आपने देखा होगा तो वो स्मूथ राउंड शेप का और थिन होता है, पतला होता है ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा इस पेडंकल को लेकर के आप पम्पकिन में और समर स्क्वैश में डिफरेंस देख सकते हैं। वेराइटीज़ इसकी जो पॉपुलर हैं वो हैं पैटी पैन, ये सब एक्जोटिक वेराइटी है, अमेरिकन वेराइटी है। अर्ली येलो प्रोलिफिक, ये भी अमेरिकन वेराइटी है। ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, पंजाब 56 कद्दू नंबर 1, ये वैरायटी जो है रिलीज़ की गई है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना से। फिर नेक्स्ट वैरायटी है पूसा अलंकार, ये एक हाइब्रिड वैरायटी है, IRI से रिलीज्ड है। ये पहली जो है हाइब्रिड वैरायटी है समर स्क्वैश की। और उसके बाद नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ग्रीन, ये हम लोग बोल चुके हैं, ये 2 बार हो गया है यहाँ पर। तो ये इसकी कॉमन जो है पॉपुलर वैरायटीज़ हैं जो कि कल्टीवेशन में जो है इस समय प्रचलित हैं वर्ल्ड लेवल पर भी, और हमारे यहाँ भी जो वेराइटी मतलब जिन जिन राज्यों में इसका कल्टीवेशन होता है वो ये वेराइटीज़ हैं। हमारे यहाँ मेनली पम्पकिन का जो है प्रोडक्शन वो लार्ज लेवल पर होता है, समर स्क्वैश का थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में कम होता है। क्लाइमेट की बात कीजिए और सॉइल की, तो इसका भी क्लाइमेटिक कंडीशन की जो इसकी भी क्लाइमेटिक जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग पम्पकिन के जैसी ही है। पर जो है पम्पकिन के कंपैरिजन में समर स्क्वैश थोड़ा कोल्ड क्लाइमेट को यानी कूलर क्लाइमेट को जो है थोड़ा सा टॉलरेट कर सकता है। जैसे हम लोगों ने पम्पकिन में डिस्कस किया था कि पम्पकिन जो है बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट को या फ्रॉस्ट वाले क्लाइमेट को वो टॉलरेट नहीं कर सकता, मतलब थोड़ा सा हॉट उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको वो टॉलरेट कर लेता है। लेकिन समर स्क्वैश जो है स्लाइटली कूलर क्लाइमेट को टॉलरेट कर सकता है। इसका सीड जो है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है अगर सॉइल का, तब भी जर्मिनेट हो जाएगा। जबकि हम लोगों ने देखा था कि पम्पकिन में कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो अगर टेम्परेचर हुआ तो पम्पकिन में जो है बीज जो है जर्मिनेट नहीं करता भी है तो इरेटिक जर्मिनेशन होता है, मीन्स कुछ बीज जर्मिनेट करते हैं कुछ नहीं, और बहुत ही स्लो जर्मिनेशन होता है। तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी इसका सीड जर्मिनेट हो जाता है समर स्क्वैश का, और 7 से 10 दिनों में बीज स्प्राउट कर जाते हैं। प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जो टेम्परेचर का रेंज होता है वो 25 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और लो नाइट टेम्परेचर और शॉर्ट डे होगा तो फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन होगा, और जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट डेवलपमेंट हो सकता है, अर्ली हो सकता है। तो ये मतलब लो टेम्परेचर और शॉर्ट डे फेवरेबल है, जो कि सभी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लगातार कि लो टेम्परेचर और शॉर्ट डे फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन के लिए फेवरेबल है। लेकिन इसके अपोजिट लॉन्ग डेज और हॉट डेज ये मेल फ्लावर प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। ये पॉइंट आप हमेशा आपको याद रखना है कि कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल में जो फोटो पीरियड, कौन सा फोटो पीरियड जो है मेल फ्लावर प्रोडक्शन को प्रमोट करता है और कौन सा फोटो पीरियड फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है। उसी तरह टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर मतलब किसको प्रमोट करता है, ये दोनों आपको बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए कि जो है लॉन्ग डेज और हॉट डेज मेल फ्लावर प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं, और शॉर्ट डेज और लो टेम्परेचर जो है फीमेल फ्लावर को प्रोडक्शन को। तो ये चीज़ जो है क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है तो इसका कन्फ्यूज़न जो है वो नहीं होना चाहिए। सॉइल रिक्वायरमेंट बिल्कुल वैसी ही जैसे पम्पकिन की, वाइड वैरायटी ऑफ सॉइल में ग्रो हो जाता है, लेकिन फिर भी सैंडी लोम और वेल ड्रेन्ड सॉइल हो जिसका pH 6 to 7 के बीच रेंज का हो तो वो सॉइल इसके लिए सूटेबल है। अगर सॉइल लाइटर है यानी सैंडी सॉइल है तो क्रॉप जो है अर्ली मैच्योर हो जाएगी।
और सॉइल में एसिडिटी और एल्कलिनिटी है तो क्रॉप की जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट पे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सोइंग टाइम अलग अलग रीजन में, इंडिया के अलग अलग रीजन में अलग अलग सोइंग टाइम है। जैसे नॉर्थ इंडिया में जो इसका सोइंग टाइम है वो रिवर बेड में अगर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो एज इट इज़ जैसे सभी क्रॉप्स में हम लोग देख रहे हैं नवंबर में करेंगे, और अगर फील्ड में कर रहे हैं ओपन फील्ड कंडीशन में तो एंड ऑफ द फेब्रुवरी एज अ समर क्रॉप, और जून जुलाई में फिर से इसकी सोइंग कर सकते हैं रेनी सीजन की क्रॉप को के लिए। तो इस तरह से नॉर्थ इंडिया में ये इसका सोइंग टाइम हो गया। और मिड हिल वाले रीजन में जो है हम अप्रैल मई में सोइंग करेंगे सीड की, और साउथ इंडिया में थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर जो है माइल्ड रहता है, ना ही बहुत ज़्यादा कूलर होता है ना ही बहुत ज़्यादा वार्म होता है। सीड रेट की इसकी रिक्वायरमेंट है कि 4 to 5 kg सीड जो है सफिशिएंट है 1 हेक्टेयर में प्लांटिंग करने के लिए समर स्क्वैश के। और सोइंग मेथड है बिल्कुल ऐसा वैसा ही है जैसा कि हम लोग पम्पकिन के बारे में पढ़ रहे हैं। रेज्ड बेड में भी इसका जो है मतलब रेज्ड बेड जो है क्यारियाँ बना करके भी इसका कल्टीवेशन या सोइंग कर सकते हैं, या हिल्स में भी हिल बना करके या पिट्स बना करके भी इसका सोइंग जो है वो कर सकते हैं। और पर जो रेज्ड बेड है या हिल्स है उसमें जो है इस एक पर्टिकुलर स्पेसिंग के को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 सीड एक ही जगह पर वो बोए जाते हैं, जिसमें बाद में 2 सीड रहने दिया जाता है और बाकी सीड्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जैसे हम लोग पम्पकिन में पढ़े थे। और बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई में डालना होता है, हैवी सॉइल है, और अगर सैंडी सॉइल है तो 5 सेंटीमीटर थोड़ा, और क्योंकि सैंडी सॉइल से मॉइस्चर जल्दी लॉस हो जाता है तो थोड़ा बीज गहराई में रहेंगे तो बीज जो है ईजिली जर्मिनेट कर जाएगा। और हैवी सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा लंबे समय तक रहता है, क्लेई सॉइल में तो बीज थोड़ा ऊपर भी रहेंगे तो भी मॉइस्चर सफिशिएंट टाइम के लिए बना रहेगा। वैसे बेहतर होता है कि हम प्री स्प्राउटेड सीड मतलब 24 आवर्स बिफोर जो है हम उसको पानी में भिगो दें, और जब बीज स्प्राउट कर जाए तब हम उसको जो है सोइंग के लिए यूज़ करें, तो वो जो है जर्मिनेशन परसेंटेज उसका बढ़ जाता है। सोइंग जो करेंगे वो स्पेसिंग को ध्यान में रखते हुए वो ये जो की वैरायटी कैसी है, कुछ वैरायटी बुशी नेचर की होती है, कुछ स्प्रेडिंग या क्लाइंबिंग टाइप की होती है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1 से 1.5 मीटर जो है रो टू रो डिस्टेंस रखेंगे, और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 45 to 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस जो है रखते हुए जो है बीज की बुआई करते जाएंगे। मैन्योर फर्टिलाइज़र की जो रिक्वायरमेंट है वो है ड्यूरिंग द फील्ड प्रिपरेशन 15 से 20 टन FYM अप्लाई कर देना है। FYM अप्लाई करने का जो मेन मोटिव होता है किसी भी क्रॉप में होता है वो ये होता है कि हमें अपने सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करना है और उसमें ऑर्गेनिक मैटर का कंटेंट इंक्रीज करना है। तो हमेशा जो से क्लेई टाइप की सॉइल होती है, हैवी सॉइल होती है, तो उसमें FYM थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में अप्लाई करना चाहिए, और अगर सैंडी सॉइल है तो थोड़ा कम रेट में भी FYM सफिशेंट रहता है। ये FYM सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव करके उसमें पोरोसिटी बढ़ाता है, सॉइल की न्यूट्रिएंट और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा वेरी करता है। तो फिर भी ऑन एन एवरेज जो है 15 to 20 टन FYM जो है फील्ड प्रिपरेशन के दौरान सफिशेंट है। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की बात करें तो 100 kg नाइट्रोजन, 75 kg फॉस्फोरस और 50 kg पोटास पर हेक्टेयर की जो है रिक्वायरमेंट रहती है समर स्क्वैश के कल्टीवेशन के लिए, जिसमें से हाफ नाइट्रोजन और फुल डोज जो है फॉस्फोरस और पोटाश की फील्ड प्रिपरेशन के दौरान ही डाल देंगे, और जो है आधी हाफ डोज जो है 2 स्प्लिट डोजेज में फर्दर जो है 1-1 महीने के अंतराल पर नाइट्रोजन की अप्लाई करेंगे। इरिगेशन की अगर बात की जाए तो इरिगेशन फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सॉइल का टाइप, मतलब हैवी सॉइल है या लाइटर सॉइल है। तो लाइटर सॉइल मतलब सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल है तो जल्दी जल्दी इरिगेशन करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंट इरिगेशन करना पड़ेगा, है ना, वीकली इंटरवल पर। अगर हैवियर सॉइल है तो जो है 10 to 14 डेज के इंटरवल पे भी इरिगेशन कर सकते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज टोटल जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है एक हफ्ते में वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो सॉइल की जो लेयर होती है उतनी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है।
वीड कंट्रोल, अर्ली स्टेजेस ऑफ जो क्रॉप की ग्रोथ हो रही होती, मतलब अर्ली स्टेज में ही वीड कंट्रोल ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जब अर्ली स्टेज रहती है क्रॉप ग्रोथ की तो प्लांट के बीच में स्पेसेस, ओपन स्पेसेस ज़्यादा रहती हैं, वैकेंट स्पेसेस, जहाँ पर वीड जो है ग्रो करता है। जब तक कि पौधा पूरी तरह से स्प्रेड नहीं कर जाता तब तक उन स्पेसेस में वीड होते रहते हैं। तो मैनुअल वीडिंग जो है इनिशियल स्टेज में बहुत ज़रूरी है ना। और साथ ही साथ इनिशियल स्टेज में हम मल्चिंग करके भी जो है वीड को कंट्रोल कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक मल्च या ऑर्गेनिक मल्च। इनऑर्गेनिक मल्च में जैसे ब्लैक पॉलीथीन है, प्लास्टिक, वो हम बिछा सकते हैं ओपन स्पेसेस में ताकि वीड ग्रो ना करे, या ऑर्गेनिक मल्च में हम किसी भी स्ट्रॉ वगैरह से सॉइल को कवर कर देंगे तो भी जो है वीड की प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ ही साथ मॉइस्चर भी जो है वो कंजर्व होगा। उसके बाद है हम केमिकल जो है कंट्रोल भी कर सकते हैं वीड का, हर्बिसाइड स्प्रे करके, बेंसुलाइड का स्प्रे करके 5 to 6 kg पर हेक्टेयर एक्टिव इंग्रेडिएंट का जो ये हर्बिसाइड है ये अप्लाई करते हैं तो जो है वीड जो है वो कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। समर स्क्वैश का जो फ्रूट है वो मार्केटेबल स्टेज पर पहुंचने के लिए उसको 4 से 6 दिन चाहिए फ्रूट सेट होने के बाद। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो 4 से 6 दिन है फ्रूट सेटिंग के बाद है, ना कि सोइंग की बात हो रही है यहाँ पर। मीन्स जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, मतलब जो फीमेल फ्लावर है उसमें आप देखेंगे कि ओवरी धीरे धीरे स्वेल कर रही है, तो समझ जाइए कि फर्टिलाइजेशन के बाद अब फ्रूट सेट हो गया है। तो फ्रूट सेट के 4 से 6 दिन के बाद जो है फ्रूट हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाता है। ज़्यादातर जो है विंटर स्क्वैश ग्रीन भी हार्वेस्ट किया, मतलब मैच्योर और इमेच्योर दोनों ही स्टेज पे हम हार्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे कद्दू को में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कद्दू, पका हुआ कद्दू भी लोग पसंद करते हैं, उसे भी हार्वेस्ट किया जाता है, और उसी तरह इमेच्योर हरा कद्दू भी जो है वो भी खाने के लिए पसंद किया जाता है। तो उसी तरह समर स्क्वैश भी है जो कि ग्रीन हो, इमेच्योर होता है तब भी हार्वेस्ट किया जाता है, और राइप होकर के पक जाए और येलो पड़ जाए तब भी जो है वो हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है हमें किस तरह का किस स्टेज पर चाहिए। तो मैच्योरिटी जो है वो जज किया जाता है। अगर ग्रीन हमें समर स्क्वैश ग्रीन हार्वेस्ट करना है तो जो चाहे वो राउंड शेप में हो चाहे वो लॉन्ग शेप का हो, तो जब जो है कलर जो है ब्राइट ग्रीन, डार्क ग्रीन से थोड़ा ब्राइट ग्रीन, हल्के हरे में कन्वर्ट हो जाए तो समझ जाइए कि फ्रूट जो है अब हार्वेस्टिंग के लिए वो रेडी है। साथ ही साथ जो है जब आप अपनी उंगली से थोड़ा सा उसकी स्किन पर खुरच के देखेंगे तो बड़ी आसानी से जो है वो उसकी पील जो है वो वहाँ पर मतलब कट जाएगी, तो समझ जाइए कि ये अभी इसका जो छिलका है वो हार्ड नहीं हुआ है और फ्रूट अभी भी इमेच्योर है और हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। जब ये बहुत मैच्योर हो जाता है तो इसका जो रिंड होता है यानी इसका जो छिलका होता है वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, तो फिर वो नाखून से खुरचने पर वो जो है अलग नहीं होता है। तो वो मैच्योर स्टेज का मैच्योरिटी इंडेक्स है, और ये ब्राइट ग्रीन कलर जो है इमेच्योर स्टेज का मैच्योरिटी इंडेक्स है। ईल्ड जो है वो वैरायटी टू वैरायटी जो है वेरी करती है, क्लाइमेटिक कंडीशन पर भी बहुत हद तक डिपेंड करती है, पर अगर सारी कंडीशन फेवरेबल हैं तो 200 से 300 क्विंटल पर हेक्टेयर समर स्क्वैश का प्रोडक्शन होता है। और एज इट इज़ जैसे सेम दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल में हम लोगों ने देखा कि ये भी मोनोशियस होती है, यानी मेल और फीमेल फ्लावर प्रोडक्शन जो है क्लाइमेट पे डिपेंड करता है, और जो है फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन अगर ज़्यादा करना है तो इनिशियल स्टेजेस में ही इथेफोन या इथरल का स्प्रे कर दें जब पौधा जो है 2 से 3 पत्ती का हो, 250 ppm का सोल्यूशन बना के। तो जो इनिशियल स्टेज में ही फीमेल फ्लावर के प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे, और जब फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फ्रूट ईल्ड भी ज़्यादा होगी। ये जो कॉमन पॉइंट्स है सारी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल के, इनको आपको ज़रूर फोकस करना है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादातर इन्हीं से बनते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा केमिकल है जो मेल फ्लावर प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, या कौन सा केमिकल है जो फीमेल फ्लावर को प्रोडक्शन को प्रमोट करता है, और कौन सी वेजिटेबल में किस तरह का सेक्स एक्सप्रेशन पाया जाता है, मतलब कि कौन सी मोनोशियस है कौन सी गाइनोशियस है, जैसा कि हमने पहले वाले लेक्चर में बताया था कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप में। तो उसको जो है 100% आपको बहुत ध्यानपूर्वक उसको समझना है और उसको याद रखना है।
उसके बाद लास्ट है पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, मीन्स जब क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया जाए, फ्रूट को, समर स्क्वैश को, तो उसके बाद उसका केयर मैनेजमेंट थोड़ा सा पम्पकिन के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ़ है। वो टफ़ इसलिए है क्योंकि समर स्क्वैश को और पम्पकिन में थोड़ा यही अंतर है कि समर स्क्वैश को हम स्टोर नहीं कर सकते, ये हाईली पेरिशेबल होता है, जबकि पम्पकिन पम्पकिन के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसको हम लोग 3 से 4 दिन तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, और फिर फर्दर हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं लो टेम्परेचर पे, यानी 12 to 13 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम इसको लंबे समय के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। इवन कट फ्रूट को भी 4 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जो है समर स्क्वैश के साथ ऐसा नहीं है। समर स्क्वैश को जो है हम ज़्यादा देर तक के लिए इसको स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको जैसे ही हम हार्वेस्ट करते हैं तो हमको इसे पूरी तरह से इसको फ्रेश ही इसको सोल्ड आउट कर देना होता है ना। तो इसकी मार्केट प्राइस मिलने के लिए बेहतर हो कि इसकी ग्रेडिंग कर दें साइज़ वाइज, और साथ ही पैकेजिंग इस तरह से हो कि इसमें किसी भी तरह की इंजरी इसके फ्रूट्स पर ना हो। तो इसके फ्रूट को फिर भी जो है 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी में सिर्फ 1 हफ्ते तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं, और इससे भी लो टेम्परेचर होगा तो समर स्क्वैश में चिलिंग इंजरी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोगों ने पम्पकिन के लिए डिस्कस किया था। तो ये जो है समर स्क्वैश का प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है जो कि पम्पकिन से काफ़ी हद तक मैच करती है। तो पम्पकिन और समर स्क्वैश दोनों ही जो है सेम जीनस से बिलोंग करने वाली वेजिटेबल क्रॉप्स हैं। तो इसका कल्टीवेशन, क्योंकि समर स्क्वैश और पम्पकिन दोनों ही हमारे यहाँ इसका कल्टीवेशन जो है किया जाता है, तो इसलिए आपको ये जानना ज़रूरी है। और समर स्क्वैश और पम्पकिन में क्या अंतर है, फ्रूट दिखने में क्या अंतर है, ये भी जो है अच्छे से समझना ज़रूरी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है नेक्स्ट दूसरी कुकुरबिटेशियस वेजिटेबल क्रॉप्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट है समर स्क्वैश को लेकर के या पम्पकिन को लेकर के, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।